अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एवरीवन। हमारी पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम करेंगे एक और अमेजिंग इंग्लिश थिंकर जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में इनके वर्क्स की बहुत स्ट्रॉन्ग झलक दिखती है। इनफैक्ट आपका फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो इंडिया में हमारे पास में हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ गेटिंग इनटू एनी बिजनेस ऑफ आवर चॉइस, ऑल दीज राइट्स ये जो हमें प्रोवाइडेड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी एक फिलोसफिकल फाउंडेशन जेएस मिल प्रोवाइड करते हैं। बहुत गजब के थिंकर इस वजह से हैं बिकॉज ये कोई भी आइडिया जो है उस आइडिया को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। पहले देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इनका एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, वुमेन इक्वालिटी। इस केस में भी ये बहुत अहेड ऑफ हिज टाइम्स हैं। इनको एक लेडी थी हैरियट टेलर, उससे बहुत प्यार था और इनको लगता था कि उससे समझदार तो कोई लेडी ही नहीं है। हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उनके साथ में मिलकर इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे वुमेन के ऊपर ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड। तो उसमें क्या करेंगे कि कोई भी आइडिया उसको उठाएंगे और फिर देखेंगे कि इस आइडिया को अगर कोई चीज़ का प्रचलन है, अगर कोई चीज़ इन कंटिन्यूटी है तो कोई कारण से होगी। तो पहले उन कारणों को देखते हैं, फिर उनको एक एक करके रिफ्यूट करते हैं और उसके बाद में अपना एक आइडिया देते हैं और फिर उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर यू टू डिसर्न हिज आइडियाज़ वो बहुत ईजी है, सिंपल है। ऑफकोर्स कोई भी जो है वो होली कुरान वाली बात नहीं है, किसी के भी आइडियाज़ में आप हर एक का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो बट पॉइंट इज़ दिस कि इनके आइडियाज़ बहुत कोहेरेंटली आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको, फॉर दैट मैटर सभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको जेएस मिल के आइडियाज़ बहुत दिखेंगे। बट जैसे अगर आपको अमित शाह जी को या मोदी जी को समझना है तो आपको अटल जी को और आडवाणी जी को समझना पड़ेगा। वैसे ही आपको अगर अटल जी को, आडवाणी जी को समझना है तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को समझना पड़ेगा, है ना। जो आपके पहले रहते हैं, पीपल दैट यू लुक अप टू, जिनके आइडियाज़ को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनके आइडियाज़ पर आप डेवलप ऑन करते हैं, उनके आइडियाज़ को अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे की जनरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वैसे ही आपके सिलेबस में आउटराइटली मेंशन नहीं है एक और थिंकर जिनका नाम है जेरेमी बेंथम, बट आपके GS2, आपके एसए और आपके GS4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेरेमी बेंथम को समझना। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जेएस मिल बेटर वी नीड टू गो थ्रू द आइडियाज़ ऑफ जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम के जो आइडियाज़ हैं पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो बहुत थोड़ा सा ही हमें समझना है। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जिसको मेरे हिसाब से जिसके ऊपर लेक्चर्स लगते होंगे वो होगा फील्ड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, वकालत के केस में। वहाँ पर तो जैसे एक हम करते हैं ना राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हुए, या मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इसी मॉड्यूल में AV डाइसी, तो डाइसी जेरेमी बेंथम को फर्स्ट लीगल एक्सपर्ट टाइप मानते थे कि यार ये इनसे ऊपर तो कोई हुआ ही नहीं। अब आप देखेंगे कि हर कोई थिंकर जो है वो किसी ना किसी को बहुत गजब का मानता है, पर बेंथम जो है वो बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप देखेंगे मॉडर्न डे में लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ब्लैक एंड वाइट तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, तो हम जेएस मिल को पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले 15 मिनट्स हम जेरेमी बेंथम को समझेंगे। एंड अगेन रिपीट कि एज फार एज योर यूपीएससी एग्जाम इज कंसर्न, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम पोलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग अहेड विद पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल, योर GS4 पेपर और GS2 और एसए, इनकी स्टेटमेंट जो है वो आपको एग्जाम में मिल सकती है, या आप उसको वॉलंटरली एज अ फॉर्डर यूज़ करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो चलिए जेरेमी बेंथम हम सबसे पहले देखते हैं। है कौन ये? 1748 में ये पैदा हुए हैं। 1748 में पैदा हुए इंग्लैंड में, एक बहुत वेल्दी अमीर वकील के घर। उस समय के कोई इंग्लैंड के होंगे राम जेठमलानी जी, है ना, वैसे वाले। तो ये खुद भी फिर बहुत गज़ब के वकील माने गए हैं। एज इनकी प्रैक्टिसिंग वकालत नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा इनका वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये लीगल एक्सपर्ट बहुत बड़े थे। उस समय में द नॉर्म यूज्ड टू बी कि अगर कोई वुड बी लॉयर्स है ना, उनको क्लासेस नहीं उतनी मिलती थी, उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स जाकर देखनी होती थी, वहाँ से वो बहुत सीखते थे। बट इनके टाइम तक आते आते क्या हुआ कि
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत लेक्चर्स लग रहे हैं। विलियम ब्लैकस्टोन के फॉर एग्जांपल लेक्चर्स इन्होंने अटेंड किए और उसको लगाने के बाद इन्होंने उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमली क्रिटिकल कमेंट्री की। तो उससे क्या हुआ कि इनका नाम बहुत फैला। इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए कि चीज़ को आप ऐसे देखें, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई भी जो नया आइडिया देता है, और वो भी उस समय के इंग्लैंड में तो मतलब वेलकम ही किए जा रहे थे अब आइडियाज़। तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज ऑन लेजिस्लेशन इन्होंने लिखी। इनकी एक बुक है, इनका एक जो फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियनिज्म वगैरह की बात की है, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। तो वो सारी बुक्स जो है उसके थ्रू हमें इनका मेन वर्क पता लगता है। अब हुआ क्या कि बिकॉज ही वॉज सच अ फेमस पर्सनैलिटी और इतने रेवर्ड थे, तो इनको कैथरीन द ग्रेट जो रशिया की थी, उन्होंने भी बुलाया कि आप हमें एडवाइस कीजिए। तो 1785 में ये वहाँ चले गए। 3 साल इन्होंने वहाँ पे उनको लीगल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, एंड देन ही केम बैक। व्हेन ही केम बैक, ये मैं आपको सारी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन ही केम बैक तो इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में इनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम क्या है, Panopticon, depending on how you want to pronounce it. Panopticon इनको डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट मिला जो इवेंचुअली फेल हो गया था 12 साल बाद, इतना कामयाब नहीं हुआ। बट एनीवेज, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम यहाँ पर तो ब्रीफली पढ़ेंगे, आगे जाकर हम मिशेल फूको एक और थिंकर आते हैं पावर के कॉन्सेप्ट में, वहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। है क्या, मैं हल्का सा आपको बताऊँ कि एक आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक ऐसी मैंने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में इस तरह से ये सब खिड़कियां हैं, ठीक, इस तरफ से ये सब खिड़कियां हैं, और यहाँ पर मैंने एक टावर बना दिया और इस टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, बस 1 पर्सन। ये है क्या, पैनोप्टिकॉन क्या था, इंग्लैंड ने बोला एक हमें आइडियल प्रिजन बना के दो। आइडियल प्रिजन कैसी होती है, एक जेल, तो एक ऐसे वाली जेल जिसमें इधर एक खिड़की है जिससे पर्सन को धूप आ सकती है, और इधर एक खिड़की है जहाँ से हर पर्सन को क्या लग रहा है कि ये जो पर्सन जो है ये मुझे ही देख रहा है। अगर हर पर्सन को ये लगेगा कि ये मुझे ही देख रहा है, चाहे वो एक्चुअल में देख भी रहा है नहीं देख रहा, बिकॉज द बिल्डिंग इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एवरी पर्सन फील्स दैट द अथॉरिटी इज लुकिंग एट अस, अथॉरिटी इज snooping over us, or I am being watched, I have to follow the rules and regulation, otherwise मेरे ऊपर एक नज़र है सिस्टम की। तो एक वैसा सा इन्होंने एक सिस्टम बनाया। बेंथम जो थे वो वायलेंस के अगेंस्ट थे, क्या स्टेट क्यों मारे ऐसे लोगों को, कुछ ऐसा सा सिस्टम होना चाहिए। तो एक पर्सन, जस्ट 1 पर्सन अथॉरिटी स्टैंडिंग हियर ऑन द टावर could give this field to the prison। अब ये सिर्फ प्रिजन तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल्स में भी हो सकता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ में भी पब्लिक बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, या फिर मॉडर्न डे के सोसाइटी को अगर आप देखें तो वो भी तो ऐसे ही डिज़ाइंड है। आपका आधार, आपका पैन कार्ड, आपका ये कार्ड, ये सब लिंक्ड है। अब हो सकता है कि आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करें या फिर आपको कहीं से पैसे मिल गए और आपने खर्च दिए, हो सकता है सरकार आपको देखे, आपके घर कभी नोटिस आए कभी ना आए। बट दिस आइडिया कि एवरीथिंग इज लिंक्ड सो दैट एवरीबडी इज गेटिंग दिस इंप्रेशन दैट आई एम बीइंग वॉच्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उससे क्या हुआ है कि डे टू डे लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपके ऊपर एक अजीब सी सर्विलेंस, एक अजीब सा एक ऊपर वो बिग ब्रदर वाली फील आती है। तो एनीवेज, अभी के लिए इसको सिर्फ आपको नाम ही जानना सफिशिएंट है। हम जब मिशेल फूको करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनकी जीवनी रही। फिर ये आए, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया विच फेल इन 1802, एंड देन इवेंचुअली जेम्स मिल, जो मैं आपको बता रहा था कि जेएस मिल के जो पापा हैं, जेम्स मिल और बेंथम, इन दोनों ने एक जर्नल निकालना शुरू कर दिया जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर जर्नल। यहाँ से फिर इन्होंने इकट्ठे लिखना शुरू किया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो इनके बेटे हैं जेएस मिल, उनके लिए तो जेरेमी बेंथम जो हैं वो हो गए ना कि यार पापा के फ्रेंड हैं, चाचा जी हैं। अब इनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग रहा जेएस मिल के आइडियाज़ के ऊपर। इनफैक्ट जेएस मिल ने इनके बहुत सारे आइडियाज़ को ही एक नई, इसको बोलते हैं ना, इम्प्रोवाइज़ किया। तो इनका आइडिया क्या है, इनकी जो किताब है ना, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स उस एंड लेजिस्लेशंस, उनकी किताब भी स्टार्ट कहाँ से होती है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के स्टार्ट से। ये सुनने में बहुत इजी लगता है भी बहुत इजी है,
ठीक है, भी बहुत इजी है, सुनने में भी बहुत इजी लगता है, पर कुछ फाइनल नुएंसेस हैं 2-4 जो हमें समझ लेनी चाहिए। ये बोलते हैं कि इंसान जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसके 2 सॉवरेन मास्टर्स हैं। 2 एक ऐसी मास्टर्स हैं जो पूरे इंसान को चलाते हैं। क्या है वो? एक है प्लेजर और एक है पेन। कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ हम इसलिए करते हैं कि या तो हम अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर पेन मिनिमाइज करना चाहते हैं। क्लियर? सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि व्हाट वी आर ऑट टू डू, और या फिर हम क्या करेंगे, क्या सही है या क्या गलत है, कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। ये किस पैरामीटर पे चेक होना चाहिए कि ये प्लेजर मैक्सिमाइज कर रहा है या पेन मिनिमाइज कर रहा है। अगर तो वो पेन को कम कर रहा है तो भी वो सही है, अगर वो प्लेजर को मैक्सिमाइज कर रहा है तो भी वो सही है। या फिर मुझे आज एक एक्शन लेना है और अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन ए एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 8 लेवल की पेन होगी। अगर मैं बी ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं तो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 मुझे 6 लेवल की पेन होगी। प्लेजर होगा ही नहीं, बट पेन मिनिमाइज करनी है। तो अब कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है? बी। क्यों? क्योंकि पेन मिनिमाइज हो रही है। और ये बोलते हैं कि जो कॉज और इफेक्ट है और राइट और रॉन्ग है, इतने स्ट्रांगली फास्टेंड है, इतने बुरे तरीके से फास्टेंड है कि क्या सही है क्या गलत है, ये प्लेजर और पेन को अलग करके आप देख ही नहीं सकते हो। और ये अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो फिर पहले थॉमस हॉब्स ने भी बोला है या पहले थिंकर्स ने भी बोला है। इनफैक्ट मैंने आपको करवाया नहीं है, आपके स्कोप के बियॉन्ड था जब हमने सॉक्रेटिस किया था। उसके बाद में पोस्ट सॉक्रेटिक थिंकर्स में, हेलेनिस्टिक या पोस्ट सॉक्रेटिक थिंकर्स में एपिक्यूरियनिज्म आता है। एपिक्यूरियंस भी यही बोलते हैं, जिसको हिंदू फिलॉसफी में आपने देखा होगा थोड़ा सा, मतलब लूजली स्पीकिंग हमारे यहाँ पे भी चार्वक फिलॉसफी रही है कि क्या करना है आपको, इंजॉय करना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस इज दी अल्टीमेट एम। तो यहाँ पे भी यही है कि थोड़ा सा एपिक्यूरियनिस्टिक टच है कि आपको क्या करना है, प्लेजर मैक्सिमाइज करना है, पेन को मिनिमाइज करना है। अब बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, तो फिर आप फिर वही बात जहाँ से मैं बोल रहा था कि आप बोलेंगे कि सर ये तो हॉब्स ने भी बोला था, आप बोलेंगे ये तो एपिक्यूरियन ने भी बोला था, नाउ यू विल से। तो बेंथम साहब कैसे डिफरेंट हुए यहाँ से? बेंथम साहब यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट हुए कि हॉब्स का अगर आपको आइडिया याद हो, वो क्या बोलते थे कि हाँ, पर्सन जो है वो अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है प्लेजर और मिनिमाइज करना चाहता है पेन, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया। थॉमस हॉब्स ने ऐसा डिस्क्राइब किया कि यार मैं विदाउट पासिंग एनी वैल्यू जजमेंट मैं बोल रहा हूँ कि इंसान ऐसा है। ऑन दी अदर हैंड बेंथम के लिए ट्रू नहीं है। बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव ओनली, डिस्क्रिप्टिव तो है ही, नॉर्मेटिव भी है। ये बोलते हैं भाई ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अच्छा ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करे और पेन मिनिमाइज करे, तो फिर जो स्टेट है, स्टेट क्या करे? स्टेट भी यही करे। जितने भी लोग हैं एक कंट्री में, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम जो लोग हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्रिएट करे। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये आपने सुना होगा बहुत बार, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये क्रिएट करे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक आप जो थिंकर्स की बात कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि स्टेट क्यों बनती है? जस्टिस लाने के लिए। स्टेट क्यों बनती है? कोई आइडियाज़ की बात कर रहे थे। ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस लाने, जस्टिस को एक स्टेट का फंडामेंटल फिलोसफिकल फाउंडेशन के तो ये अगेंस्ट है। इनफैक्ट इनके उसके लिए भी ये रीज़न भी देते हैं। वो बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि स्टेट आ जाए और उसकी फाउंडेशन हो जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, जस्टिस बनाने के लिए। जस्टिस की डेफिनेशन पे तो आ जाओ। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा आइडिया जिसकी डेफिनेशन तक पे आप को कोई एग्रीमेंट नहीं है और जो चीज़ इतनी ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, उसको आप बेस कैसे बना सकते हो सोसाइटी का? तो हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज़ मोर क्वांटिटेटिव कंपेयर टू जस्टिस। जस्टिस बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आइसक्रीम खाई है और उसको
अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस है, ये बहुत नापी तोली जाने वाली चीज़ है। अगर कोई गवर्नमेंट बोलती है कि आज से हम मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री कर रहे हैं तो आप हैप्पी हो गए हो। जस्टिस है कि नहीं है, फ्री देना एक जस्ट सोसाइटी की फाउंडेशन है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। अगर स्टेट बोलती है कि हर वो पर्सन जो कुछ भी किताब लिखेगा हम उसको प्रिंट कर देंगे, अब मेरी बुक इफ़ इट्स गेटिंग प्रिंटेड एंड पब्लिश कर देंगे, तो ये हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है। वेदर ये जस्ट है कि नहीं है, ये बहुत बात की बात है या बहुत सब्जेक्टिव बात है। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, आप इस तरह से देखें कि प्लेजर और पेन जो है वो टू सॉवरेन चीज़ें हैं। पहले तो एक इंडिविजुअल उसी तरह से ऑपरेट करता है और यही बात खत्म हो जाती है। और फिर स्टेट का भी बेसिस ये क्या बनाते हैं कि स्टेट शुड बी क्रिएटिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बिल्कुल सही बात है, ऐसे आप मतलब बिल्कुल सही बात है, मतलब समझ आ गई अपने को। तो ये बहुत यूटिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, उपयोग, यूजफुलनेस। तो स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है? किसी ने आज तक आपको बोला कि ये ऑर्गेनिक है, किसी ने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसी ने बोला इस वजह से, बोलते ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसे हम मशीन्स बनाते हैं, जैसे हम 100 चीज़ें बनाते हैं, वैसे ये स्टेट है। स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है? टू क्रिएट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब हैप्पीनेस के ऊपर भी या प्लेजर और पेन के ऊपर भी ये बहुत बोलते हैं। ये बोलते हैं कि प्लेजर से इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल का प्लेजर ऑफ पर्सन एंड प्लेजर ऑफ अदर्स। गुड और हैप्पीनेस जो है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट इवेंचुअली तो इनका मतलब ये होगा कि यार सिर्फ एक इंडिविजुअल के हैप्पीनेस के लिए नहीं, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब इसका ये है कि लेट्स टेक मुंबई, दिल्ली में एक रेप केस हो गया, निर्भया रेप केस। तो अब जब आप उस जो भी रेपिस्ट है आप उसको सजाए मौत देंगे या आप उसको फांसी देंगे, तो उस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो उसके लिए तो शायद आपने पेन आपने मैक्सिमाइज कर दी उस इंडिविजुअल के लिए। बट इफ़ यू लुक एट दिस सोसाइटी एट लार्ज, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, उनको 2 टाइप के प्लेजर्स मिल रहे हैं। पहले तो प्लेजर ये मिल रहा है आपको क्या कि हाँ कि जस्ट एक वो सर्व हो गया, एक न्याय सर्व हो गया। दूसरा क्या है कि मे बी सोसाइटी में एक डेटरेंस सेट हो रही है कि वी एज अ सिविलाइज सोसाइटी वी वांट टू मेक श्योर कि सबको ये मैसेज जाए कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू एन एक्सटेंट कि इफ एनीबडी इंडल्जेस इन सच काइंड ऑफ थिंग्स तो उनका जो इवेंचुअल रिजल्ट होगा वो सजाए मौत होगा। तो इस तरह से जेरेमी बेंथम जो है वो एक अपना आइडिया रख रहे हैं कि सोसाइटी स्टेट क्यों बनाई, क्या क्यों होनी चाहिए? टू क्रिएट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। नाउ और ये होता कैसे है, मतलब इनका आइडिया क्या है? द प्रिंसिपल्स में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक प्लेजर है और एक पेन है। इंसान पेन को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए स्टेट को भी यही करना है कि पेन को मिनिमाइज करना है और प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब बहुत बार ना यहाँ पर लोग प्लेजर को जो है सिर्फ और सिर्फ सेंशुअल प्लेजर तक लिमिटेड सोच लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनकी जो आर्टिकल है इन द प्रिंसिपल्स, उसमें बेंथम क्या करते हैं 14 काइंड्स ऑफ सिंपल प्लेजर्स को लिस्ट करते हैं। प्लेजर ऑफ सेंसेस भी उसमें से एक है, वेल्थ, स्किल, पावर, बेनोवलेंस एटसेट्रा, कि इस तरह के प्लेजर्स को आपको मैक्सिमाइज करना है कि अगर लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, अगर इस तरह की नई नई फील्ड्स आ रही हैं मार्केट में और इंडिया की स्टेट जो है, सरकार जो है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रही है कि जैसे अभी जब सॉफ्टवेयर बूम आया था पूरी दुनिया में, तो वी कुड हैव सेंटर्स लाइक पुणे एंड बैंगलोर एंड दिस एंड दैट, एंड अ टिपिकल इंडियन जो एजुकेटेड इंडियन है इंजीनियरिंग वाले, दे कुड अनलीश देयर पोटेंशियल इन सॉफ्टवेयर। सिमिलरली सिर्फ सेंशुअल प्लेजर की बात नहीं हो रही, स्किल सेट की बात हो रही है कि पीपल शुड बी एबल टू मैक्सिमाइज देयर स्किल सेट वाला प्लेजर, कि हाँ मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लोगों को आती है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी आती है, वर्चुअल रियलिटी भी आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आता है। सेम इज ट्रू अबाउट पावर, पीपल आर फीलिंग एम्पावर्ड, बेनोवलेंस एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको प्लेजर, हर टाइप का प्लेजर मैक्सिमाइज करना है। और पेन जो है, पेन को आपको मिनिमाइज करना है। डिमिनिशिंग पेन वुड ऑल्सो मीन मोर प्लेजर। तो इन्होंने 12 तरीके की पेन्स बताई और 14 तरीके के इन्होंने प्लेजर्स बताए। इन्होंने बोला कि पेन जो है, अब पेन का मैं आपको एग्जांपल बताऊं। एक तो ये अगेन फिजिकल पेन,
स्टेट शुड इंश्योर, और अदरवाइज एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे क्या इंश्योर करता है कि उसकी पेन डिमिनिश हो, फॉर एग्जांपल फिजिकल पेन, पेन्स ऑफ द सेंसेस। दूसरा, मान लीजिए मैंने किसी के बारे में बेसलेस एलिगेशन लगाकर किताब लिख दी और मैं एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस हूं, तो उनके लिए अगर आप देखोगे तो डेरिगेटरी रिमार्क्स मैंने, आई एम नॉट इवन स्टेटिंग फैक्ट्स, तो इल नेम है, मैंने बोल दिया ये ABCD कोई ऑफिसर है, ये तो पैसे लेकर काम करते हैं, कोई मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो उनको पेन होगी, तो ये वाली को डिमिनिश करना। इस तरह की पेन्स, मल्टीपल टाइप ऑफ पेन्स को डिमिनिश करना और मल्टीपल टाइप्स की प्लेजर को मैक्सिमाइज करना, ये जो चीज़ है ये स्टेट का काम है, यही इंडिविजुअल करता है। अब इनकी मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, मुझे सिर्फ एक ग्राउंड तैयार करना है JS मिल के लिए और उसके बाद हम वहाँ पे मूव करेंगे। चलिए अब आपको ये समझ आ गया। नाउ इनकी एक चीज़ लेकिन आपको समझनी है, मान लो आपको अगर कोई भी लाइफ में चॉइस एक्सरसाइज करनी हो, आपको डिसाइड करना है या मैं इंडिया में रहूं या मैं कनाडा पढ़ने जाऊं, मैं US से पढ़ने जाऊं या मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने जाऊं, या कोई भी आपको जॉब एक्सरसाइज, कोई भी आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी है, तो आप क्या करते हैं? आपको कोई भी समझाता है कि एक काम करो, आप एक नोट लगा लो और प्रोज एंड कॉन्स लिख के देख लो और जो भी फिर आपको ज़्यादा समझ आता है वो कर लो। दिस इज़ हाउ वी इवेल्युएट। तो ये भी यही बोलते हैं, ये एक वैल्यू असाइन करते हैं हर प्लेजर को और वैल्यू असाइन करते हैं हर पेन को। तो ये जो है ना एक एक्चुअल में, आई एम नॉट किडिंग, लाइक ये एक्चुअल में एक स्केल, एक ग्राफ प्रोवाइड करके देते हैं आपको कि इस तरह से मान लो आपने एक वैल्यू दे दी और ये 14 प्लेजर्स हो गए, इनको इतनी वैल्यू है, ये 12 पेन्स होगी, इनकी इतनी वैल्यू है। अब इसके बाद में आप कैलकुलेट कर लो, और आपको क्या करना है, स्टेट ने क्या करना है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, प्लेजर एंड पेन ऑन अ कंट्री वाइड स्केल। लेकिन इंडिविजुअल को क्या करना है, उसको अपने और जो उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, प्लेजर और पेन का। ठीक, यू अंडरस्टैंड ये क्या करना चाह रहे हैं? तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इनफैक्ट अभी भी हमारी कंट्री में देखें, जैसे फार्म लॉज हैं, तो वहाँ पर एक बैलेंस नहीं बन पाया, स्टेट जो है कोई बैलेंस बनाना चाह रही थी और वन ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उनको लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है। बट इस तरह से ये बोलते हैं कि आप एक, मैं आपको वो दे रहा हूँ, एक कैलकुलस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसको बोलते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस में आपको एक प्रोवाइड करके दे रहा हूँ और उसमें मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लगा के दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं और स्टेट्स भी वैसे ही करें। अब मुझे आज पता लगाना है कि यार कौन सा पेन, मतलब वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं वैल्यू कैसे असाइन करूँगा, प्लेजर को और पेन को वैल्यू कैसे असाइन करूँगा? तो पहले तो ये क्वांटिटेटिव वैल्यू दे रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव, ये कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि यार हाँ अगर आप इजिप्ट का इतिहास लिख रहे हैं तो उसका एक अलग प्लेजर होगा और आप आइसक्रीम खा रहे हैं वो एक अलग प्लेजर है। ठीक, लेकिन ये उसको क्वांटिफाई कर देते हैं। बस क्या बोलते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कि इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी का प्लेजर मिलेगा आपको, ड्यूरेशन, कितनी देर वो प्लेजर लास्ट करेगा, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, मैं कोई एक्शन अगर आज कंडक्ट कर रहा हूँ उससे प्लेजर सर्टेन है या अनसर्टेन है, उसके बाद रिमोट है कि क्लोजर टू मी है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, ठीक, फिकंडिटी, ये वाली चीज़ें जो है ना कि मैंने एक प्लेजर क्रिएट किया, एक एक्शन किया, उससे प्लेजर क्रिएट हुआ, क्या उससे फिर एक नया प्लेजर क्रिएट होगा, क्या उससे एक नया प्लेजर क्रिएट होगा, प्लेजर प्रोड्यूसिंग एक्ट होंगे क्या? इस तरह की चीज़ें आपको देखकर आपको डिसाइड होता है कि क्या प्लेजर है और क्या पेन है। प्यूरिटी को भी ये डालते हैं। ठीक, तो इस तरह से इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, रिमोटनेस ऑफ द प्लेजर एंड फिकंडिटी, इस तरह की चीज़ों से एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। और फिर अगेन लाइक ही सेड कि आप प्लेजर मैक्सिमाइज कीजिए और पेन मिनिमाइज कीजिए। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? ये तो एक इन जनरल चीज़ है, बड़ा हिडोनिस्टिक सा भी आपको लग सकता है, पर ये इतने हिडोनिस्टिक तरीके से बात कर नहीं रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पर्सन जो है ना, ये इस तरह के थिंकर्स बस ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बस अपना प्लेजर मैक्सिमाइज कीजिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ समझनी है कि सब थिंकर्स दे आर टॉकिंग टू थिंकिंग मैन।
अ थिंकिंग मैन हु वुड अंडरस्टैंड दैट कि बैलेंस में सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है। अब एक सवाल तो एक सिंपल सा ऐसा खड़ा हो गया, इन्होंने बोला कि इस तरह से आप प्लेजर मैक्सिमाइज़ करना चाहता है हर इंडिविजुअल और ऐसा ही होना चाहिए, और पेन मिनिमाइज़ करना चाहता है हर इंडिविजुअल और ऐसा ही होना चाहिए। अब पर्सन जो है, सवाल ये खड़ा होता है कि अपना प्लेजर मैक्सिमाइज़ कैसे करे। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, और ह्यूमन हैप्पीनेस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है। अब मुझे बहुत अच्छी आइसक्रीम खानी है, कोई होना चाहिए जो मुझे बहुत अच्छे से आइसक्रीम बना के दे दे। मुझे चोट लग गई और अब मेरे को पेन हो रही है, और कोई होना चाहिए कि डॉक्टर, कोई नर्सिंग स्टाफ जो इस पेन से मुझे रिलीफ दिलाए और मेरी पेन मिनिमाइज़ करे। सो ह्यूमन हैप्पीनेस जो है ना, अकॉर्डिंग टू बेंथम, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑन द सर्विसेज दैट अ मैन रेंडर्स टू अनदर मैन। अब यहाँ पे मैन से आपने जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना है, इनका मतलब है कि जो सर्विसेज जो हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे को देता है, उससे ह्यूमन हैप्पीनेस बढ़ती है। तो अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दीज सर्विसेज बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करे जहां पर लोगों के पास में कुछ राइट्स हों, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करे जहां पर गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन हो, और उसका एंड क्या हो? पॉलिटिकल सोसाइटी जो आप ऐसी बना दोगे, उसका एंड क्या हो? अभी बता के हटें कि सबकी हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए। अब इस तरह से ये एक पूरा अपने थ्योरी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न डे में आप देखें, आपने नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या? हालांकि हमें थोड़ा सा लिबरल रहना चाहिए विद जेरेमी बेंथम। मॉडर्न डे में थिंकर जो हैं वो बेंथम का क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बोलते हैं कि एक सेकेंड, अगर ये कोई सिस्टम है, ठीक, और इस सिस्टम में 90% एक मेजॉरिटी है और 10% कोई माइनॉरिटी है, लेट्स से पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक, और आप क्या करते हो, एक पॉलिसीज़ आप इस तरह से बनाते हो कि ये जो 90% लोग हैं ये तो बहुत खुश हैं, पर ये 10% जो है ये खुश नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल तो इंश्योर हो रही है, बट दीज आर बीइंग इग्नोर्ड, दीज आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। सो इट इज़ नॉट ऑल दैट अ ग्रेट आइडिया। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? स्टेट शुड गो फॉर नॉट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, बट स्टेट शुड गो फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, स्टेट शुड गो फॉर सबका साथ सबका विकास। तो इस तरह का इनका एक बेसिक सा आइडिया है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया पता लग गया होगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। दूसरा चीज़ आपको मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि एक इन्होंने और आइडिया जो इनका है पैनोप्टिकॉन का, वो भी आपको समझ आ गया। एक मैं आपको सिर्फ एक इनकी स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि जो लॉज हैं, लॉज क्या होते हैं? कमांड ऑफ द सॉवरेन। जब सरकार आती है, सरकार जो लॉ बनाती है, पॉजिटिव लॉ, वही लॉ होता है। और जो उसमें खूबसूरती क्या होती है, या फिर कि उसको बहुत कोडिफाई किया होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लिखा होता है, सो दैट लोगों का प्लेजर मैक्सिमाइज़ किया जा सके, पेन मिनिमाइज़ की जा सके। और जो नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉज की हम बात करते थे, जो पुराने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले बोलते थे, ये बोलते हैं कि नेचर के कोई लॉज की कोई इतनी इनको, या नेचुरल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। सो देयर इज़ दिस स्टेटमेंट बाय हिम कि नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स। स्टिल्स क्या है? कुछ लक्कड़ होती है, उसके ऊपर आपने बस ढांचा सा बनाया हुआ है, ये कुछ है नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हमें एक बेसिक्स आइडिया आपको पता लग गया कि एक जेरेमी बेंथम है। बेंथम क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये स्टेट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि स्टेट कौन सी होनी चाहिए, जो विच इज़ इंश्योरिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। दिस इज़ द आइडिया। क्लियर? और पर्सन को क्यों, वाई शुड वी फॉलो द स्टेट? एक सवाल जो पिछले 2500 साल से खड़ा हुआ है कि वाई शुड आई फॉलो द स्टेट। तो ये ऑब्लिगेशन की थ्योरी में ये बोलते हैं कि बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग मैक्सिमम हैप्पीनेस या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सो इफ इट इज़ नॉट क्रिएटिंग, then of course it goes without saying that I have every right to go and vote and change the government and bring in the new government which can create greatest happiness for greatest number of people. Clear? ये बेंथम का आइडिया है। यहाँ से अब हमारे सिलेबस में ऐसा बेंथम मेंशन नहीं है। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू थिंकर J.S. मिल। ये बहुत गज़ब के थिंकर भी हैं, बहुत डिटेल में हमारे सिलेबस में मेंशन भी हैं। J.S. मिल के बारे में ये कहा जाता है कि
ये आए तो थे यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को बचाने के लिए। बेसिकली जब ये बेंथम ने ये थ्योरी दी तो ऑफ कोर्स लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना था कि यार ये क्या है, कि ये तो क्या पिग फिलॉसफी है ये, कि यार बस प्लेजर मैक्सिमाइज़ कर दे सरकार और लोगों को बस सबसे ज़्यादा मज़े आने चाहिए और बस हो गया काम। तो इस तरह से, और इंसान भी प्लेजर और पेन से ही चलता है, इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मली बहुत आम लोगों वाली बात मानी जाती है ना। बिकॉज आप ऐसा मान के चलते हो कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं दे वुड टॉक अबाउट हायर गुड्स, हायर आइडियाज़, ग्रेटर गुड्स। अगर आप यही बोल दोगे यार जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं है, मैक्सिमाइज़ करना है प्लेजर, और प्लेजर में भी अगर आप ये बोल दोगे कि पुष्पिन इज़ एज गुड एज पोइट्री और राइटिंग हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट इज़ एज गुड एज विनिंग अ गैम्बलिंग, तो आप तो बहुत ही ऐसे कॉमन फिलॉसफी उसकी तरह माने जाओगे कि यार आप तो कुछ हायर ऑर्डर की बातें नहीं कर रहे हो। ये बोलते हैं ना कि अगर जितनी खुशी किसी को इजिप्ट की हिस्ट्री लिखने से है वो भी प्लेजर है और गैम्बलिंग जीतने से भी प्लेजर है। तो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था यूटिलिटेरियनिज्म का। उसको बचाने के लिए आए जे.एस. मिल, लेकिन जे.एस. मिल साहब ने यूटिलिटेरियनिज्म को ही घुमा दिया। कैसे? इसको करने से पहले थोड़ा जे.एस. मिल के बारे में देखते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1806। तो जब ये पैदा हुए तो उसके बाद में जेम्स मिल इनके पापा थे, वो खुद इतने लर्नेड पर्सन थे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी उन्होंने। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इनकी किताब आई थी 1818 में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो किताब बहुत देर तक, पूरी 19th सेंचुरी तक इंडिया के लिए, इंडिया को समझने के लिए बहुत ज़्यादा रेफ़र की गई। अब इनकी स्कूलिंग घर पे ही हुई, इनको स्कूल कहीं भेजा नहीं और इनको घर पे खूब पढ़ाते थे, इतने महान लोगों के अराउंड रह रहे थे। तो 12 साल की उम्र तक तो इन्होंने ग्रीक फ़िलासफ़ी और ये लैटिन जो है हिस्ट्री और वो सब पढ़ दी, और सब लैंग्वेजेस भी आती थी। और 15-18 साल की उम्र में तो ये बहुत बड़े बड़े उस समय के, जैसे कि आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर होगा या फिर द इंडियन एक्सप्रेस होगा, उस तरह की जगहों पर लिखने लग गए। अब बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पढ़ रहे हैं अबाउट एपिक्यूरियंस, अबाउट होमर, अबाउट थ्यूसिडाइडस, दिस दैट, सबके बारे में लिख कर ये सब कुछ अपना पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। लेकिन 20 साल तक आते आते इनको डिप्रेशन हो गया। 1826 के आसपास ही एक्सपीरियंस्ड मेंटल क्राइसिस। इनको लगा रहे मुझे इतना कुछ पता है और ये सब कुछ आता है और मैं अब क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, और मैं ही क्यों एग्जिस्ट करता हूँ और दुनिया भी क्यों एग्जिस्ट करती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल क्राइसिस इनको हुए कि इनको बस अब खुशी आनी ही, किसी चीज़ में खुशी मिलनी ही बंद होगी। हिज कैपेसिटी फॉर जॉय इन लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई। तो ऐसा बोलते हैं ना अपने यहाँ पे इंडिया में भी कि यार इसकी अब शादी कर दो, थोड़ा सा इनके साथ में भी वैसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलरिज की और वुड्सवर्थ की पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री पढ़नी शुरू की। एंड देन ही रियलाइज द इनकम्प्लीटनेस ऑफ हिज एजुकेशन, कि यार मेरी एजुकेशन में ना बहुत ज्ञान है, मेरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड वो सब कुछ है, फैक्ट्स तो बहुत है, फिगर्स बहुत कम है। ठीक, इनका मतलब क्या था कि देयर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल साइड ऑफ माई लाइफ। तो उसको री एग्जामिन करने के लिए इन्होंने फिर बहुत पोइट्री वोइट्री पढ़ी और देन ही केम आउट ऑफ इट एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग। फिर ये बेंथम के अंडर आए, हैंस वी स्टार्टेड विद बेंथम। तो बेंथम के साथ में इन्होंने बहुत काम किया और बेंथम के साथ इनके डिफरेंसेस भी रहे, बिकॉज इनको लगता था कि जो बेंथम है वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सिंपलिस्टिक पिक्चर दे रहे हैं, पिक्चराइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं कि बस प्लेजर मैक्सिमाइज़ करना है, पेन मिनिमाइज करनी है एंड दैट्स इट। जे.एस. मिल ऑन दी अदर हैंड, सोक्रेटिस, प्लेटो, उनके जैसे आइडियाज़ हैं, आइडियलिस्ट भी थे ये, बहुत ही आइडिया को भी इंपॉर्टेंट देते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं है जैसा बेंथम बोल रहे हैं कि सब लोग बराबर हैं। आप सोक्रेटिस को चाहे यहाँ पर आप चोट दो उसको भी वही पेन होगी, और किसी आम सड़क पे चलते पर्सन को भी दो। आप सोक्रेटिस को भी एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिलाओ उसको भी बहुत खुशी होगी, और किसी आम सड़क पे चलते पर्सन को भी होगी। तो जब आपके पेन और प्लेजर्स सेम है तो फिर लोग भी सेम हैं और सरकार का काम भी सेम है। जे.एस. मिल ऐसा मानते थे कि ऐसा नहीं है, पर्सन जो है ना, जितनी नेचर इंपॉर्टेंट होती है उतना ही उसका नर्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेम। अब इसको ये बुरा अच्छा नहीं मान रहे, पर ये सिर्फ आइडिया की बात कर रहे हैं कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स भी अलग हैं। कुछ होते हैं जो मैन ऑफ रीज़न होते हैं, जो रीज़न की तरफ अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं, कुछ होते हैं जो मैन ऑफ एपेटाइट होते हैं। उसी तरह से फिर ये आगे यूटिलिटेरियनिज्म को भी अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुष्पिन इज़ एज गुड एज पोइट्री और राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट इज़ एज गुड एज विनिंग अ गैम्बलिंग लॉटरी, ऐसा नहीं है। कुछ प्लेजर्स हैं जो बहुत हायर प्लेजर्स हैं, कुछ प्लेजर्स हैं जो बहुत
हिडोनिस्टिक प्लेजर्स हैं, जो बहुत सेंशुअल प्लेजर्स हैं या फिजिकल बॉडी तक के लिमिटेड प्लेजर्स हैं, तो उनको ये रेट करते हैं। और जो कि आप देखो टू ग्रेट एक्सटेंट है भी सही बात भी है। आपको मैं बारबेक्यू नेशन का एक बुफे खिला दूं वर्सेस मैं आपको आईएएस ऑफिसर बना दूं, ऑफ कोर्स मतलब बारबेक्यू नेशन का बुफे उससे काफ़ी इन्फीरियर है, ऑल्दो उस समय आपको बहुत सम्चुअस भी लगेगा, मज़ा भी आएगा एंड ऑल दैट। उससे भी बड़ी बात क्या है, अगर आप कोई पर्सन है जो बहुत पेन में है और आप उसको रिलीफ प्रोवाइड कर दो, आपकी वजह से उसकी पेन चली जाए, वो खुश हो जाए, या कोई बच्चा है छोटा सा उसको चोट लगी और आप उसको हील कर दो, आपको और ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। सो प्लेजर इज़ नॉट ओनली सीकिंग प्लेजर, समटाइम्स यू डू समथिंग फॉर समवन एंड देन यू गेट प्लेजर। तो इस तरह से ये भी इतना ही कंटेस्टेड सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जेएस मिल बहुत बात करते हैं। एनीवेज हुआ क्या, 1930s में ऐसे ही चलते चलते फिर इनको एक लेडी मिली जिसका नाम था हैरियट टेलर। वो मैरिड वुमेन थी, काफ़ी बड़े थी, इनसे उनके साथ में इनका फिर 19 साल तक बहुत चेस्ट पर बहुत इंटीमेट रिलेशन रहा। फिर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई उसके 2 साल बाद इन्होंने उनके हाथ में शादी कर ली, और उनके बारे में भी ये बोलते थे कि शी इज़ द ग्रेटेस्ट, जो है ना ग्रेटेस्ट वुमेन दैट ह्यूमन काइंड हैज़ एवर मैन काइंड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। और अगर वो होती पुराने समय में तो ऐसे उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े नाम लिए थे कि ऐसे वाली कोई क्वीन होती एंड सो ऑन एंड हेंस। क्योंकि इनके ऊपर कितने साल 1873 तक लास्ट 43 ईयर्स हैरियट टेलर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे इनके सबसे पहले आइडिया से, जो है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि ही इज़ टॉकिंग ऑन द टॉपिक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन 1869। उस समय के यूरोप को आप बहुत इतना प्रोग्रेसिव मत समझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाइज। इवन अगर आप आज भी देखें, अगर 2 मिनट का हमारे पास टाइम है, हम वैसे अदरवाइज आइडियोलॉजीज में फेमिनिज्म अलग से करेंगे, कितना हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स हमने आईएएस की प्रिपरेशन के लिए पिछले 12 साल में हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। एक भी लड़के ने आज तक आके मुझे ये नहीं बोला कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं बस तेरे को 8 महीने दे रहे हैं, पढ़ ले नहीं तो तेरी शादी कर देंगे। लड़कों के ऊपर अपने प्रेशर्स अलग होते होंगे कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे को बनना है इस बार, या फिर सर आई एम दी सोल ब्रेड अर्नर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन लड़कों के ऊपर जितने प्रेशर्स होते हैं वो शायद लड़कियों के ऊपर भी होते हैं, पर लड़कियों को अगर आप देखोगे तो इवन वो लड़की जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है वो कुछ तो प्रोग्रेसिव फैमिली से आ रही होगी, लेकिन उनके ऊपर भी ये लिमिटेशंस होती हैं। कितनी बार आप देखोगे कि आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्प्स काम करती हैं, या फिर आप अदरवाइज भी सोसाइटी में देखेंगे तो कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई लड़का कि आपको ये बोले कि मेरी बहन स्कूल जाती थी, उसने स्कूल छोड़ दिया इसलिए मुझे भी स्कूल से हटा दिया। इसका ऑपोजिट होता है कि मेरा भाई स्कूल जाता था, वो पढ़ता नहीं था, उसको हटा दिया तो फिर मेरे को अकेली नहीं भेजते और मुझे भी स्कूल से हटा दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई लड़का है उसको 8 बजे वो घर से बाहर है, 9 बजे है, 10 बजे, और वो बोलेगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं 1 बजे आ जाऊँगा। छोटे छोटे इंडिया में आइलैंड्स बने हुए हैं, उसके अलावा ऐसी फ्रीडम जो है जो एक लड़का इंजॉय करता है वो एक लड़की इंजॉय नहीं करती। फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, इवन जो अपनी बेसिक लाइफ चॉइसेस हैं वो भी एक लड़की के पास नहीं होती। तो जो वर्ल्ड है वो डिसप्रोपोर्शनेटली टिल्टेड इन फेवर ऑफ मेन है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इन एवरी सेंस। पावर वाइज पॉलिटिकली तो आप देखते ही हैं, आप आज रिजर्वेशन हटा दीजिए और आप देखिए कि कितने ही लोग जो हैं, क्या ही पावर है, पॉलिटिकल पावर वुमेन के पास। अगर आपको एक इंदिरा गांधी दिख जाती हैं या एक भुट्टो दिख जाती हैं या कोई दिख जाती हैं तो यू नीड टू रियलाइज दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक सड़क पे मतलब एक आम लड़की के पास में भी उतनी पावर है। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। तो पॉलिटिकली है, इकोनॉमिकली भी ऐसा ही है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अखरती भी है। अगर कोई जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप ऑफिस में देखोगे और यू विल सी व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आपको क्वेश्चन आएगा और आपको भी इस तरह से केस बिल्ड करना है इधर जेएस मिल के थ्रू ही। एक लेडी है, शी इज़ सपोज टू गो गेट बैक एट होम एट 6। अगर वो जॉब कर रही है और उसके घर वाले बोल देते हैं कि नहीं नहीं तू जॉब छोड़ दे, फिर घर के काम रह जाते हैं। पर आप किसी लड़के को तो नहीं बोलोगे कि जॉब छोड़ दे, घर के काम रह जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2021।
और इसी तरह की 1000 1 लाख रीज़न हम इस पे आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और यू डोंट नीड मी टू टेल यू कि वुमेन जो है वो कितनी मार्जिनलाइज रहते हैं। एनीवेज, इनकी एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। JS मिलके बोलते हैं कि जो सोशल रिलेशन बिटवीन टू सेक्सेस है, मैन एंड अ वुमन, वो क्या करता है, वो लीगली सबॉर्डिनेट कर देता है एक वुमन को एक मैन के अंडर। बेसिकली उस समय के जो इंग्लिश लॉज थे वो इस तरह के थे कि अगर कोई मैन और वुमन मैरिड है तो जो वुमन है वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, वो प्रॉपर्टी मैन की होगी। इवन अगर लड़की के पेरेंट्स ने उसको कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो भी किसकी होगी, वो मैन की होगी। जो बच्चे हैं, ओनली द फादर एंड नॉट द मदर वॉज द गार्डियन ऑफ द कपल्स चिल्ड्रन, वो भी कौन रहेगा, फादर के ही बच्चे काउंट होंगे। उसके बाद में अगर वो उससे अलग रह रही है तो भी उसकी अर्निंग जो है लेडी की, वो पर्सन की होंगी। अगर सिर्फ उसके पास कुछ थोड़ा बहुत उसकी अर्निंग उसकी खुद की हो सकती थी अगर वो लीगली डिवोर्स ले, लेकिन लीगली डिवोर्स लेना वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस था। तो इस तरह से जो उस समय के जो लॉज थे इंग्लैंड के, उसके ऊपर इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमेंट्री की कि आपने तो लीगल सबऑर्डिनेशन की हुई है। तो वहाँ पर मैन एक बड़ी एंटिटी है और वुमेन एक छोटी एंटिटी है। इस आर्ग्यूमेंट को वो रिजेक्ट करते हैं। किस तरह से, ये एक एक करके रीजंस उठाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट इनका ये होता है, ये बोलते हैं कि यार लोग बोलते हैं कि हाँ यार वुमेन को 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, ये हमेशा से होती आई है और देखो सब जगह ऐसा होता है। तो मिल बोलते हैं कि यार ऐसे तो स्लेवरी भी यूनिवर्सल प्रैक्टिस रही है या हमेशा से आई है, बट इसको क्यों रिजेक्ट किया आपने? हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन से तो हिस्ट्री में पता नहीं कितने सारी ऐसी परवर्जन्स आई होंगी, वहाँ पर तो आपने रूल अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर क्यों अप्लाई किया है? ये बोले कि यार इसका रीज़न क्या है कि जब स्लेवरी थी ना तो एक जो तो वो थे रूलिंग क्लास थी, उनके तो बेनिफिट में थी और रूल्ड क्लास के बेनिफिट में नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है, अगर लेडीज़ की सबॉर्डिनेशन हुई है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर मेल क्लास। ठीक, ऑल मेन हैड एन इंटरेस्ट इन वुमेन सबॉर्डिनेशन, तो इसलिए आपने इसके ऊपर इतना कोई इशू इसको बनाया नहीं है, अदरवाइज ऐसा है नहीं है। दूसरी चीज़ें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एक जस्टिफिकेशन दी जाती थी या दी जाती है कि वुमेन की इनइक्वालिटी का रीज़न क्या है कि वुमेन की नेचर, दे आर नेचुरली इन्फीरियर टू मैन। अरे ये देखो वायलेंस देख के डर जाते हैं, आग देख के ऐसे चीख लगा कर देती हैं, ड्राइविंग करते हुए स्टीयरिंग छोड़ देती हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये बोलते हैं कि इसका रीज़न ये नहीं है कि उनकी नेचर ऐसी है, उनका नर्चर आपने ऐसे करवाया है, जिससे मतलब आई पर्सनली मैं पूरा एग्री करता हूँ। जैसे मैंने आपको एक पुरानी क्लास में भी एग्जांपल दिया था, अगर आपकी कोई सिस्टर है या डॉटर है या कोई भी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वो गाड़ी भी अगर चलाती है तो वो गाड़ी चलाती है, जिस दिन आपने सर्विस करवानी होती है आप उसको क्या बोलते हो, तू रहने दे सर्विस मैं करवाऊँगा गाड़ी की। वो सब क्या, आपने इंजन ऑयल चेंज करवाना है और अलाइनमेंट ठीक करवानी है। क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं करवा आता हूँ। क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं करवा आता हूँ। आपका सोशल सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइंड है, आपका सोशल सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइंड है कि जब आप उनको वो एक्सपोजर ही नहीं दोगे तो उनको कैसे पता लगेगा। ठीक, तो ये तो चीज़ पे वो क्लियरली बोलते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट तो लिया ही नहीं जा सकता। तीसरी चीज़ वो बोलते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि औरतें ही खुद से वॉलंटरली सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करती हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट बिकॉज वुमेन एक्सेप्टेड वॉलंटरली। तो उसमें ये बहुत सारे एग्जाम्पल साइट करते हैं। ये बोलते हैं कि देयर आर सो मैनी एजिटेशंस गोइंग ऑन फॉर इक्वल राइट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन फॉर वुमेन सफरेज, बट यू डिसाइड टू इग्नोर देम, यू डिसाइड टू नॉट नोटिस देम बिकॉज होगा क्या, फिर आपको उनको राइट्स देने पड़ेंगे। और वो औरतें जो ऐसा नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही हैं? कुछ औरतें तो ऐसी हैं जो लंदन की सड़कों पे उतरी हुई हैं कि हमें राइट्स दो, और वो औरतें जो नहीं उतरी उनमें से मैक्सिमम एक घर में रह रही है जहाँ पर एक पेट्रियार्क एक हस्बैंड है, और वो औरत जो है उस घर में जो रह रही है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसको लगता है कि अगर वो कंप्लेंट्स करेगी तो जो उनकी स्ट्रक्चरली जो पोजीशन है इट विल लीड टू वर्स ट्रीटमेंट। क्लियर? ये और ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट उनको मिलेगा इस वजह से। एंड लास्टली
Mill also claimed that since all women were brought up from childhood to believe that their character is very opposite to that of men, तो आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर क्या हो रहा है कि उसको ही ये फील आपने बचपन से ऐसा नर्चर किया है कि यार आपको ना सेल्फ गवर्न करना ही नहीं है, सेल्फ विल एक्सरसाइज ही नहीं करनी है। एक अच्छी लेडी कौन सी होती है? जो सबमिट करती है अपने आप को, जो हु यील्ड टू द कंट्रोल ऑफ अदर्स, ठीक। और ये एक अच्छी लेडी की परिभाषा आपने ऐसी बना दी है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि वो ये एजिटेट रिवोल्ट नहीं कर रही है, बट अदरवाइज तो आप देखो, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ क्या बोलते हैं, एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि फॉर फैमिली टू फंक्शन वेल एक डिसीजन मेकर चाहिए, टू मैनी कुक्स विल स्पॉइल द डिश, ऐसा बोल रहे हो आप। वो बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए यार एक पर्सन चाहिए, पेट्रियार्क होता है, उसके बाद में बाकी माने और आराम से फैमिली सही चलेगी। इस चीज़ को भी जेएस मिल जो है रिफ्यूट करते हैं। वो बोलते हैं कि वुमेन जो है वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती एक मेल के कंपैरिजन में। ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? ये बात भी अगर मैं मान लूँ कि यार एक पर्सन जो है वो सफिशिएंट है फैमिली में डिसीजन लेने के लिए, बट व्हाट मेक्स यू अज्यूम कि वो मैन है और वो वुमेन नहीं है? अगेन फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली मैटर करता है। तो जो जेएस मिल बोल रहे हैं उसमें बाद में कुछ गलती नहीं है। हिज आर्ग्यूमेंट दैट द हस्बैंड एंड द वाइफ दे आर बोथ एडल्ट्स, there is no reason why the husband should take all the decision and wife cannot take the decisions। तो इस तरह से ये मिल जो है जेएस मिल वो सारे आर्गुमेंट्स जो दिए जाते हैं वुमेन की सबऑर्डिनेशन के, उनको रिफ्यूट करते हैं। पहला था कि ये तो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है और सब जगह पर ऐसा होता है, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, सदियों से तो स्लेवरी भी चली आ रही है। या आप इंडिया की भी बात करो, सदियों से तो फिर कास्टिज्म भी चला आ रहा है, वो तो आप बोलते हो कि यार उसको हमने रिमूव करना है। सदियों से तो अनटचेबिलिटी भी चली आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि चाहे कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, कोई जनरल कैटेगरी है, कोई ये कैटेगरी, कोई वो कैटेगरी, जितने भी टाइप के मेन हैं सबका इंटरेस्ट है वुमेन सबऑर्डिनेशन में, इसलिए इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनता और इसको चलाए रखने में ही सबको सही लगता है। तो दूसरा उन्होंने बोला कि नर्चर और नेचर की आइडिया को बोला। तीसरा बोला कि यार ये भी आपको लग रहा है कि यार वुमेन डिमांड ही नहीं कर रही है, खुद ही चाहती हैं कि यार कोई हो जो मुझे प्रोटेक्ट करे, ऐसा कुछ है नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक। अब इसके बाद में जब ये अपने आर्ग्यूमेंट जो रिफ्यूट कर देते हैं उसके बाद में ये देते हैं कुछ अच्छे रीजंस भी कि यार ये तो मैंने आपको आपके ग्राउंड्स रिफ्यूट किए हैं, वुमेन को इक्वल राइट देने के सोशल बेनिफिट भी हैं। यहाँ पर ही इनका थोड़ा क्रिटिसिज्म आ जाता है कि यार ये देखो ये ना यूटिलिटेरियनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बेनिफिट होगा वुमेन को इक्वालिटी देने का, इस वजह से ये राइट दे रहे हैं। अदरवाइज वुमेन इक्वालिटी इंट्रिंसिकली जस्ट बाय इटसेल्फ ये एंड नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि लाइक यू आर बीइंग हार्श ऑन समबडी जो 1869 में ऐसी बातें कर रहा है। नॉनदलेस ये क्या बोलते हैं कि यार अगर जो बच्चा जो है पेट्रियार्कल फैमिली में बड़ा होगा, उसने अपनी फैमिली में क्या देखा होगा? उसने देखा होगा कि एक दादाजी ऐसे करते हैं या पिताजी, और सब लोग ऐसे हो जाते हैं तितर बितर। और जो वो रिलेशनशिप उसने देखे होंगे वो बहुत हायरार्की वाले देखे होंगे। सारी जो पावर है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी? पेट्रियार्क में, हस्बैंड में, फादर में। और जो वाइफ, चिल्ड्रन, सर्वेंट्स या जो भी और फैमिली में है उनको क्या करना है? उनको ओबे करना है। ये जो चीज़ है ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक पब्लिक स्फीयर जो है उससे तालमेल नहीं खाती। बाहर निकल के घर से तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो ना कि एक राजा है, एक प्राइम मिनिस्टर है और हमें चुपचाप बस उसको ऑब्जर्व करना, उसको ओबे करना है। अगर आपको डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने हैं, वो सिटीजन बनाने हैं जो गुड डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। जिसको ये पता होगा कि हमें अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को इक्वली कैसे ट्रीट करना है, ओनली दैट सिटीजन वुड बी एबल टू गो आउट, दैट पर्सन वुड बी एबल टू गो आउट एंड रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ अदर्स। उसको ये पता लग जाएगा कि उसको खुद को भी पता लग जाएगा कि यार एब्सोल्यूट मास्टर नहीं बनना होता।
उसको एक जेन्युइन लव फॉर फ्रीडम होगा कि हाँ मेरे घर पे भी फ्रीडम है, बाहर भी फ्रीडम है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। दूसरी चीज़ें बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा डॉक्टर्स होंगी, ज़्यादा इंजीनियर्स होंगी, ज़्यादा टीचर्स होंगी, ज़्यादा साइंटिस्ट होंगी, ये सब वुमेन होगी तो देखो सोसाइटल लेवल पर भी प्रोफेशनल यूटिलिटी बनती है। और जो मेन हैं उनको भी अब ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर दो जॉब्स हैं और लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या होगा, इवन मेन विल परफॉर्म बेटर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम देयर फीमेल कॉलीग्स। तीसरी चीज़ें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अभी जब वुमेन बहुत सबॉर्डिनेटेड रहती हैं और उनको अगर अपनी कोई विल असर्ट करनी है, सो दे यूज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ परवर्स वेज। बट ऑन द अदर हैंड जब इक्वालिटी होगी देन दे विल नो लॉन्गर नीड टू डू दिस। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर। नेक्स्ट एक और बात क्या बोलते हैं कि देखो अभी तो बेंथम अंकल बोल के गए हैं कि इस गवर्नमेंट का जो ऑब्लिगेशन हमें क्यों करनी है, कि गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो अगर 50% वुमेन है और 50% मेन है और अगर वुमेन जो है वो हैप्पी है तो क्या होगा, हैप्पीनेस विल इंक्रीज मेनफोल्ड। तो इसलिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर भी जो है वो भी हमारा अचीव होता है। तो इस तरह से ही बिल्ड्स अ कंप्लीट केस जिस पे नॉर्मली फेमिनिस्ट जो हैं वो इस बात से तो एग्री करते हैं कि हाँ ये जो इनके ग्राउंड जो दे रहे हैं कि इस वजह से आप वुमेन सबऑर्डिनेशन को जस्टिफाई करते हो, नॉट जस्टिफाइड। बट जो ये यूटिलिटेरियन इनका वो देते हैं ना सिग्निफिकेंस कि यार ये देखो आपको कल को एक फ़ायदा हो जाएगा, तो वो उसको थोड़ा सा एक रेलिक सी वो मानते हैं, पेट्रियार्कल सी जस्टिफिकेशन मानते हैं कि ये क्या बात बनी। एनीवेज दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। पर आपको एक शॉर्ट नोट अगर आ जाता है JS मिल ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन तो अपने को यही लिख के आना है, आई शैल गिव यू इन द नोट्स। दूसरा जो इनका बहुत प्रोमिनेंट आइडिया है वो है ऑन लिबर्टी। इस आइडिया में आपको बहुत इनकन्सिस्टेंसी दिख सकती है। ऑन लिबर्टी 1859 में इन्होंने लिखा हुआ है। ये बहुत पैराडॉक्सिकल से आइडियाज़ देते हैं। सबसे पहला आइडिया तो ये देते हैं, ये बोलते हैं कि दो टाइप की रिजीम्स होती हैं। एक है डेस्पोटिक आप समझते हैं जो बहुत तानाशाही वाली हो गई, डेस्पोटिक, और दूसरी है डेमोक्रेटिक। इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये एक बहुत पैराडॉक्सिकल सी बात बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब लोकतंत्र है, जब जमहूरियत क्या बोलते हैं उसको, वो है, तो क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना है। यू आर सपोज टू बी स्पेशली विजिलेंट अगेंस्ट एनी एनक्रोचमेंट ऑन योर एग्जिस्टिंग फ्रीडम। वो बोलते हैं कि जब डिस्पोटिक सिस्टम होता है, जब तानाशाह होता है कोई, तब तो लोग वैसे ही पूरे अवेयर रहते हैं, बहुत अवेयर रहते हैं कि हमारी ये आज़ादी ना ले छिन जाए, अब ये वाली आज़ादी ले लेगा, ये राजा जो है बहुत तानाशाह है। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है तो क्या होता है, लैक्सिटी आ जाती है। एंड ही बिरेटेड दिस लैक्सिटी। ये बोलते हैं कि लोग जो हैं वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि चलो अपनी ही सरकार है, अपने ही लोग हैं, अपनी ही फ्रीडम्स हैं, कहाँ ही जा रही हैं। तो और ये आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा भी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो लोगों की फ्रीडम जा रही थी, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सेकेंड टाइम वाली सरकार थी या फिर मोदी जी की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने, दोनों सरकारों ने जो डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे वाले लॉज नहीं लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ा कि यार सुनो भाई, ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, आप लोगों की बेडरूम्स में नहीं झांक सकते हो, यू कांट बी स्नूपिंग ऑन पीपल लाइक दिस। सो ये बोलते हैं कि द डेंजर टू द लिबर्टी इज नॉट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी ये बोलते हैं कि डेंजर टू द लिबर्टी इज नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली बट ऑल्सो फ्रॉम सोशल मोरालिटी एंड कस्टम्स। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लिबर्टी को ले जाती हैं, तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है। मेक सेंस, कंप्लीटली सेंस बना रहा है। दूसरी बात, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है डेस्पोटिक सिस्टम से भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये तो समझ आ गया कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। पर इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिविजुअल लिबर्टी इतने, ये बोलते हैं कि यार देखो, ह्यूमन बीइंग जो है जब भी वो कोई चॉइस एक्सरसाइज करता है, जब भी वो अपनी फ्रीडम से कोई डिसीजन लेता है, तो वो कैसे लेता है। आप भी जब कोई डिसीजन लेते हो तो आप कैसे लेते हो,
आप अपना दिमाग यूज़ करते हो, आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, आप उनके बारे में सोचते हो, आप अपनी जजमेंट यूज़ करते हो, आप अपनी परसेप्शन यूज़ करते हो, आप अपनी फीलिंग्स यूज़ करते हो, आप अपनी मेंटल फैकल्टी यूज़ करते हो, मॉरल प्रेफरेंस यूज़ करते हो। हमारा छोटे से छोटा डिसीज़न भी हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस को यूज़ करके लिया जाता है। और इससे क्या होता है, जैसे मस्कुलर जो पावर हमारे पास में, अगर मैं डेली जिम में जाके वेट उठाने लग जाऊं तो मेरी मस्कुलर पावर डेवलप होगी, वैसे ही एवरी टाइम मैं अपनी लिबर्टी से अपने डिसीजन लेता हूं, अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करता हूं, तो क्या होगा, मेरी मेंटल फैकल्टी डेवलप होगी। मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होगा, मेरी बेटर मेंटल फैकल्टी डेवलप होगी और इससे फिर मेरी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। आई एज एन इंडिविजुअल विल ग्रो। नंबर 1 कंपेयर टू दैट वन, जिन लोगों को बस आपने बता दिया है कि ये लो भाई तुम्हारे लिए डिसीजन ले लिए गए हैं, जाइए, एंड वी आर गाइडिंग यू टू सम गुड पाथ विदाउट अलाउइंग देम टू मेक एनी चॉइसेस, बस आप यही करते रहें। ये बोलते हैं कि यार उनकी तो एग्जिस्टेंस जो है, हो सकता है कि वो पाथ चाहे सही हो सकता है कि मैंने किसी के लिए डिसीजन ले लिए और वो डिसीजन सही है, पर उनको, जिनके लिए आप डिसीजन ले रहे हो, उनको लगेगा और आपको भी लगेगा कि यार उनकी ह्यूमन बीइंगनेस की वर्थ जो है वो ही डाउटफुल है। आप उनके लिए सब डिसीजन ले रहे हो। तो ये बोलते हैं कि गाइड इंडिविजुअल, मतलब आप किसी को अच्छा बुरा बता दो कि यार ये मुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है, पर डिसीजन उनके खुद के होने चाहिए। तो उसमें ही जो लिबर्टी है कि पर्सन के पास लिबर्टी हो, उस पर ये बोलते हैं कि 3 टाइप की लिबर्टीज़ की मैं मेनली बात करता हूँ। पहली, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी। दूसरी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में आ गया कि स्पीकिंग या फिर पब्लिशिंग किताबें वगैरह। और तीसरी, लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड एसोसिएशन। ठीक, लिबर्टी ऑफ एक्शन एसोसिएशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ये बोलते हैं कि ये 3 आज़ादियाँ आपके पास में, सबके पास होनी चाहिए। और अगर एक पर्सन जो है वो कुछ ऐसा बोलना चाहता है जो सबके खिलाफ है या सबके आइडिया के अगेंस्ट है, दिस वन पर्सन, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन पर्सन, दिस वन पर्सन were of one opinion and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than if he had the power and he would have been justified in silencing the mankind। अगर पूरी कायनात का एक ओपिनियन है और दूसरे सिर्फ एक पर्सन का अलग ओपिनियन है और ये सब लोग मिलकर उसको चुप करा दें, तो ये बोलता है ये उतना ही अनजस्टिफाइड है जितना कि इस अकेले पर्सन के पास पावर हो और ये इन सबको चुप करा दे। इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।